ताकत के साथ 2 लाख की फौज लेकर खड़ी थी। और दूसरी तरफ मुसलमान खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में सिर्फ 30,000 मुसलमानों के साथ खड़े थे। But wait, खालिद बिन वलीद को तो इस जंग से पहले ही आर्मी चीफ के ओहदे से हटा दिया गया था, तो फिर वो इस जंग के लीडर आखिर बने कैसे? इस जंग की स्टोरी, जंगे यरमूक की स्टोरी, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। मुसलमानों ने पहले खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में उस वक्त की सुपर पावर्स रोमन और पर्शियन एम्पायर से हड्डा ले लिया। और जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा बने तो मुसलमान खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में इन दोनों एम्पायर से ये सारा इलाका फतह कर चुके थे। लेकिन जैसे ही हजरत उमर खलीफा बने, उन्होंने खालिद बिन वलीद को उनकी पोजीशन आर्मी चीफ के ओहदे से हटा दिया, जिसे हम इस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके, और उनकी जगह अबू उबैदा इब्न जर्राह को मुसलमानों का नया आर्मी चीफ बनाया। नाउ खालिद बिन वलीद के जमाने में मुसलमान डमस्कस जैसी बड़ी सिटी को फतह कर चुके थे। ये इतनी बड़ी सिटी थी कि ये आज तक सीरिया, शाम का कैपिटल है। तो अबू उबैदा इब्न जर्राह की लीडरशिप में मुसलमान इस सिटी से भी आगे बढ़े और रोमन एम्पायर की एक दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी तक पहुंचे, एमेसा, जिसे आज होम्स कहा जाता है। एमेसा कोई आम सिटी नहीं थी, इसकी लंबी लंबी दीवारें थी और इन दीवारों के सामने एक बहुत बड़ी नहर बनाई गई थी ताकि कोई इस सिटी के दीवारों तक ना पहुंच सके। अबू उबैदा की लीडरशिप में मुसलमानों ने इस सिटी को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन अब मसला ये था कि जब मुसलमान इस सिटी तक पहुंचे तो ये दिसंबर की सख्त सर्दी का मौसम था और यहाँ बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही और मुसलमान तो सारे अरब के गर्म डेजर्ट से आए थे, तो वो इस सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। काफी अरसा गुजरने के बाद भी मुसलमान इस सिटी को फतह नहीं कर सके और आखिर एक दिन मुसलमानों ने फैसला किया कि अब हम और थक गए, तो वो इस सिटी को छोड़कर वापस जाने लगे। ये तारीख में पहली दफा था कि मुसलमान किसी जंग को छोड़कर वापस जा रहे थे। ये देखकर अमेसा का जनरल और अवाम बहुत खुश हुई और कहने लगे कि हमें पता था ये अरब इस सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो इस सिटी के जनरल ने अपनी फौज को मुसलमानों पर हमले का हुक्म दिया ताकि मुसलमानों को यहाँ से जल्दी भगा सके, जिसकी वजह से उसकी फौज किले से बाहर निकल आई और मुसलमानों का पीछा करने लगी। जैसे ये फौज अपने किले के तोपों और तीरों की रेंज से बाहर निकली तो मुसलमानों की फौज अचानक रुक गई और इन पर हमला कर दी। और एट द सेम टाइम मुसलमानों की इन 2 फौजों ने भी आकर इस फौज पर हमला कर दिया और इस तरह ये सारी फौज खत्म हो गई और इनका जनरल मारा गया। मुसलमानों की आर्मी की इस जबरदस्त प्लानिंग को देखकर यही लगता है कि जरूर ये खालिद बिन वलीद का ही मशवरा हो। अबू उबैदा मुसलमानों की फौज लेकर वापस सिटी के पास आए। अमेसा के लोग जो अब तक बहुत खुश थे, ये देखकर उनका सारा हौसला टूट गया और उन्होंने सिटी की गेट्स खोलकर अबू उबैदा के सामने सरेंडर कर दिया। नाउ अब फाइनली टाइम आ चुका था कि मुसलमान शाम, सीरिया से निकलकर रोमन एम्पायर के कैपिटल तुर्की में कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसे आज इस्तांबुल कहा जाता है, उसकी तरफ बढ़ते। लेकिन अचानक एक मैसेंजर मुसलमानों की कैपिटल मदीना से खलीफा उमर बिन खत्ताब का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर लेकर फुल स्पीड मदीना से एमेसा की तरफ पहुंचा और उस मैसेंजर ने सीधा जाकर ये लेटर अबू उबैदा तक पहुंचाया। इस लेटर में बहुत ही एक अजीब बात लिखी थी। इसमें लिखा था कि बस इससे आगे मुसलमानों की फौज को बढ़ने की इजाजत नहीं, और ये क्लियरली लिखा हुआ था कि एमेसा के बाद कोई भी दूसरा इलाका फतह नहीं करना। एंड ऑफ कोर्स अबू उबैदा और मुसलमानों की सारी फौज ने हजरत उमर के इन ऑर्डर्स को बगैर किसी क्वेश्चन के मान लिया। लेकिन अब हजरत उमर के इस ऑर्डर से एक बहुत बड़ा मसला ये हुआ कि मुसलमानों की फौज की स्पीड, जो इससे पहले ही खालिद बिन वलीद के हटाने से बहुत ही स्लो हो चुकी थी, अब ऑलमोस्ट खत्म हो गई। और इतनी स्लो हुई कि इस मैप को देखें, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इससे पहले अपनी सिर्फ 2 साल की खिलाफत मदीना से दमास्कस तक ये इतना बड़ा इलाका फतह किया था। लेकिन अब हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पहले 2 सालों में
मुसलमान दमेस्कस से सिर्फ इतना ही आगे जा पाए। लेकिन अब क्वेश्चन ये था कि हजरत उमर आखिर क्यों मुसलमानों को आगे बढ़ने से रोक रहे थे? क्योंकि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को लीडरशिप की ट्रेनिंग खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी एक जमाने में मक्का वालों ने ऑफर दी थी, और वो ऑफर ये थी कि हम आपको मक्का का बादशाह बना देंगे अगर आप अपने खुदा के साथ साथ हमारे खुदाओं को भी सही कहें। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आसानी का रास्ता अपनाने के बजाय इस ऑफर को ठुकरा दिया और कई साल तक मक्का वालों के जुल्मों को बर्दाश्त करते रहे। इसी तरह हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को भी पता था कि मुसलमानों के इन हर तरफ हमलों से मुसलमानों की ये एम्पायर तो बहुत फैल जाएगी और वो खुद बहुत बड़े बादशाह तो बन जाएंगे, लेकिन इससे इस्लाम को कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि अगर आज देखा जाए तो पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट 2 बिलियन मुसलमान हैं, लेकिन 2 बिलियन होने के बाद भी मुसलमानों की आज कोई हैसियत नहीं है। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु चाहते थे कि चाहे मुसलमान नंबर्स में कम भी हो लेकिन सच्चे मुसलमान। मतलब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को अपनी हुकूमत से ज्यादा इस्लाम की फिक्र थी। तो उन्होंने दोबारा हजरत अबू उबैदा की तरफ एक लेटर भेजा जिसका मफहूम ये था कि अब तुम सिर्फ एक आर्मी चीफ नहीं बल्कि पूरे शाम के गवर्नर और पहले इस्लामिक लीडर हो। तो अब सिर्फ जंगों से ज्यादा लोगों को इस्लाम सिखाओ। और यहीं से पहली बार अरब से बाहर लोग इस्लाम के सिस्टम को जानने लगे। इससे पहले हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में मुसलमान इतनी टेंस सिचुएशन में थे कि उन्हें इन नए इलाकों में इस्लामिक निजाम कायम करने का टाइम नहीं मिला। तो अब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पहली बार दुनिया के सामने एक नया सिस्टम रखा, खिलाफत का सिस्टम। और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बहुत सोच समझ के हजरत अबू उबैदा को इस काम के लिए चूज किया, क्योंकि अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम के पहले 10 मुसलमानों में से थे। और इस्लाम लाने के बाद वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर डिसीजन में उनके साथ शामिल थे और इस्लाम के साथ इतने लॉयल थे कि जब जंग बदर में मुसलमान और काफिर एक दूसरे के सामने हुए तो अबू उबैदा के वालिद दुश्मनों की फौज में थे, और फिर जब जंग शुरू हुई तो अबू उबैदा के वालिद उन्हीं के हाथों से मारे गए, जिसके बाद इनकी इस्लाम के साथ कमिटमेंट पर किसी को कोई शक नहीं था। इसीलिए हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खालिद बिन वलीद को हटाकर इन्हें मुसलमानों का नया लीडर बनाया, क्योंकि अब जंग से ज्यादा एक ऐसे लीडर की जरूरत थी जो लोगों को इस्लाम का असल मकसद सिखा सके। तो हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूरे शाम को छोटे हिस्सों में डिवाइड करके यहाँ के नए गवर्नर्स लगाए और खुद सबसे फ्रंट वाली सिटी एमेसा में अपना नया हेडक्वार्टर बनाया, ताकि अगर मुसलमानों को कोई भी खतरा हो तो सबसे पहले इनको पता चले। और अपने राइट हैंड खालिद बिन वलीद को शाम के असल कैपिटल दमिश्क का गवर्नर बनाया और आमिर इब्न आस को उर्दन जॉर्डन का गवर्नर लगाया। और इन इलाकों में बिल्कुल इस्लाम के सिस्टम के मुताबिक ज़कात और जिज़िये का सिस्टम राइज किया, इस्लामिक कोर्ट्स और अदालतें भी बनाई और इवन एक पुलिस का सिस्टम भी बनाया। और सबके सामने यहाँ के ताकतवर लोगों को उनकी पोजीशन से हटाकर आम लोगों की तरह उनको सजाएं दी। ये सब जब रोमन एम्पायर की अवाम ने देखा तो वो हैरान हुए कि ये लोग तो हमारी पिछली हुकूमत से बहुत बेहतर है। आखिर 1 साल से भी ज्यादा अरसा गुजर गया और मुसलमानों ने एमेसा के बाद और कोई भी सिटी फतह नहीं, बल्कि इस टाइम को यूज करके अपने इस एम्पायर को मजबूत करने की कोशिश की। लेकिन इस सारे टाइम से ऑलमोस्ट 1 साल से रोमन एम्पायर के बादशाह को भी टाइम मिला